ये है बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार के बीच बसा एक छोटा सा ऐसा देश जिसकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही दुनिया में बिल्कुल यूनिक है। हाल ही में बांग्लादेश की चर्चा हर तरफ हो रही है। वजह है वहाँ की पॉलिटिकल चेंजेस। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की असल कहानी इसकी ज्योग्राफी में छिपी है। अगर मैं ये कहूँ कि बांग्लादेश उन चंद देशों में से एक है जिन्हें कुदरत ने लिटरली ब्लेस्ड ज्योग्राफी दी है, तो ये कोई ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा। यहाँ की ज़मीन, यहाँ के दरिया और इसकी लोकेशन, ये सब मिलकर बांग्लादेश को ना सिर्फ एक सुंदर देश बनाते हैं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी। यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी दो मेजर नदियाँ मिलती हैं और साथ मिलकर बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा रिवर डेल्टा। ये नदियाँ सिर्फ पानी नहीं लाती, ये लाती है वो मिनरल्स जो इस देश की मिट्टी को बनाते हैं दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड्स में से एक। यही वो वजह है कि सदियों तक बंगाल का ये इलाका इंडिया का सबसे अमीर और विकसित हिस्सा माना जाता रहा। यहाँ की एग्रीकल्चर इतनी पावरफुल थी कि इसने पूरे साउथ एशिया की इकोनॉमी को डोमिनेट किया। लेकिन यही रिवर्स, यही डेल्टा और यही ज्योग्राफी बांग्लादेश के लिए एक दो धारी तलवार है, क्योंकि जहाँ ये मिट्टी फर्टाइल है वहीं पर हर साल आने वाली बाढ़ और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी प्रॉब्लम्स बांग्लादेश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर खड़ी होती हैं। बांग्लादेश की लोकेशन उसे बनाती है एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट। इंडिया और चाइना के बीच चल रही पावर स्ट्रगल में बांग्लादेश एक ऐसा प्लेयर है जो बैलेंस क्रिएट करता है। साउथ एशिया में अगर किसी देश की चाल बाकी सब देशों की डायरेक्शन बदल सकती है तो वो है बांग्लादेश। और हाँ, बांग्लादेश के पास दुनिया का सबसे लंबा अनइंटरप्टेड नेचुरल सी बीच भी है, कॉक्स बाजार। एक ऐसा नेचुरल वंडर जो इस देश की टूरिज्म पोटेंशियल को पूरी दुनिया के सामने रखता है। आज जो बांग्लादेश है वो कभी इंडिया का हिस्सा हुआ करता था और इतिहास के पन्नों में इसे सोने की चिड़िया कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूरोपियन के यहाँ आने से पहले यानी 15वीं सदी तक बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब हुआ करता था। सिल्क, कॉटन, हैंडक्राफ्ट, ये सब सिर्फ बंगाल की पहचान नहीं थे बल्कि पूरे एशिया और यूरोप के मार्केट को डोमिनेट करने वाले प्रोडक्ट्स थे। रॉ सिल्क का करीब 80% एक्सपोर्ट सिर्फ बंगाल से होता था, जो सिल्क रूट के जरिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक पहुँचता था। बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी एडवांस थी कि उस समय के किसी भी यूरोपियन कंट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और स्किल्स नहीं थे। 16वीं सदी में जब पहले पुर्तगीज एक्सप्लोरर्स यहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो देखा वो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। इतना रिच कल्चर, हैंडलूम, आर्ट, एग्रीकल्चर और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। उस दौर में यूरोप के पास इसका कोई मुकाबला नहीं था। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने लैंड ऑफ गोल्ड डिस्कवर कर ली है। फ्रेंच ट्रैवलर्स फॉर्सवा ब्रीनर ने 17वीं सदी के बंगाल को इतना रिच बताया कि उन्होंने लिखा, दिस बंगाल वॉज इवन मोर प्रोस्पेरस द इजिप्ट एट इट्स पीक। सोचिए, वो इजिप्ट जिसकी पीक टाइम को दुनिया का सबसे समृद्ध काल माना जाता है, उससे भी आगे था बंगाल। अब ये वो दौर था जब पुर्तगीज एम्पायर समुद्रों पर राज कर रही थी। उनका मकसद था डायरेक्ट एक्सेस टू एशिया, क्योंकि उस समय यूरोप और एशिया के बीच का सारा ट्रेड होता था सिल्क रूट से, जो था ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। और पुर्तगीज नहीं चाहते थे कि उन्हें बीच में किसी और से डील करनी पड़े। इसलिए जुलाई 1497 में वास्को डी गामा को 4 शिप्स और 170 लोगों के साथ भेजा गया इंडिया का सी रूट खोजने के लिए। करीब 10 महीनों का ये सफ़र बेहद खतरनाक था, स्टॉर्म्स, डिजीजेज और अनजान समंदर। लेकिन आखिरकार 1498 में वो लोग मालाबार कोस्ट यानी आज के केरल तक पहुंच गए। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया। अब सबको पता चल गया था कि इंडिया तक समंदर के रास्ते भी पहुंचा जा सकता है। बस इसके बाद तो सिलसिला शुरू हो गया। 1517 में एक पोर्तुगीज बिजनेसमैन जिसने वास्को दी गामा जैसे एक्सप्लोरर से बंगाल की कहानियां सुनी थी, खुद यहाँ पहुंचा। बंगाल की इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वो हैरान रह गया। उसने तुरंत इसकी खबर भेजी गोवा में मौजूद पोर्तुगीज कमांडर को। उन्हें अब समझ आ गया कि बंगाल सिर्फ एक रिच मार्केट नहीं बल्कि एशिया के सबसे स्ट्रेटेजिक और प्रॉफिटेबल लोकेशंस में से एक है। उस वक्त बंगाल मुगल एम्पायर के कंट्रोल में था। 1528 में पुर्तगीज एम्पायर ने मुगल बादशाह बाबर से एक ट्रेडिंग लाइसेंस लिया और शुरू की अपनी पहली ऑफिशियल सेटलमेंट चिटगांव में, जिसे आज हम चट्टोग्राम के नाम से जानते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ ट्रेड तक सीमित था, लेकिन कुछ ही सालों के बाद पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस बंगाल में धीरे धीरे बढ़ने लगा। यहाँ वे मैसिव वेयर हाउस बनाने लगे और धीरे धीरे उनकी पावर इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लोकल आबादी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। गरीब हिंदू और मुस्लिम फैमिलीज से छोटे छोटे बच्चों को खरीदकर गुलाम बनाया जाने लगा। उन्हें ज़बरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाता और ये सब कुछ ट्रेड और धर्म दोनों के नाम पर होता।
पोर्तुगीज एम्पायर ने हुगली को अपना मेन ट्रेडिंग हब बना लिया, जहां से वो पूरे बंगाल और इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स और इन्फ्लुएंस फैलाने लगे। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। मुगल एम्पायर शाहजहाँ को ये सब बहुत खटकने लगा और उन्होंने 1632 में मुगल आर्मी को हुगली पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया। 3 महीनों की घेराबंदी के बाद मुगलों ने हुगली को फतेह कर लिया। इस लड़ाई में करीबन 1000 पोर्चुगीज मारे गए और लगभग 4000 को कैदी बना लिया गया। इस घटना के बाद पोर्तुगीज एम्पायर का बंगाल पर से कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था और यहीं से शुरू होती है एक नई ताकत की एंट्री, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जिन्होंने सबसे पहले हुगली के पास अपनी एक छोटी सी ट्रेडिंग सेटलमेंट बनाई। धीरे धीरे ये कंपनी पूरे बंगाल को अपना मुख्य ट्रेड सेंटर बना चुकी थी। 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को अपना कमर्शियल कैपिटल घोषित कर दिया। यहाँ से उन्होंने करोड़ों का बिजनेस शुरू किया और उस मुनाफे की ताकत से उन्होंने बंगाल में अपना कंट्रोल लगातार बढ़ाया। लेकिन बंगाल पर उनकी असली कंट्रोल तब आई जब 1757 में बैटल ऑफ पलासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल एम्पायर को पूरी तरह से हरा दिया। 1757 में सिराजुद्दौला की हार के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल को इतने भयानक तरीके से लूटा कि जब रॉबर्ट क्लाइव वापस ब्रिटेन पहुंचा तो खजाने से संदूक उतारते उतारते कई दिन लग गए। बंगाल से लूटी गई इसी दौलत से ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाई गई। वह इंडस्ट्री जो पहले बंगाल की पहचान थी, अब अंग्रेजों के हाथों में जा चुकी थी। अब इंडिया का ट्रेड कैपिटल दिल्ली नहीं, कलकत्ता बन चुका था और बंगाल, जो कभी दुनिया का सबसे अमीर इलाका हुआ करता था, अब ब्रिटिश एम्पायर की सबसे बड़ी इकोनॉमिक कॉलोनी बन चुका था। ब्रिटिशर्स ने जब बंगाल पर पूरा कंट्रोल पा लिया तो उन्होंने खुलकर बंगाल को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। बंगाल की दौलत से ब्रिटेन ने मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खड़ी की और उसी वक्त बंगाल की खुद की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर इतने हैवी कस्टम ड्यूटी लगा दी गई कि इंडियन क्लॉथ इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट ही ना कर सका। जिस बंगाल के कपड़ों की दुनिया दीवानी थी, वही आज लोकल व्यूअर्स भुखमरी झेल रहे थे। पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया में अपने मिलिट्री कैंपेन का सारा खर्चा इसी बंगाल से वसूला। बंगाल का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, लैंड रेवेन्यू सब कुछ अब ब्रिटिशर्स राज के कंट्रोल में था। 1757 से लेकर 1947 तक यानी पूरे 190 साल बंगाल ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा शिकार बनता रहा। इन 190 सालों में बंगाल ने 2 बड़े अकाल भी देखे। पहला 1770 में जब मानसून नहीं आया, बंगाल और बिहार में भीषण अकाल पड़ा और उसके साथ चिकन पॉक्स एपिडेमिक भी फैल गई। इस अकाल में बंगाल के 1 से 1.5 करोड़ लोग मारे गए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके बावजूद 20 से 30% तक टैक्स वसूल किया। ये वो वक्त था जब खाने के लिए लोगों के पास घास के अलावा कुछ नहीं था। फिर आया 1943 का फेमाइन, जब ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के नाम पर बंगाल की सारी फूड प्रोडक्शंस एक्सपोर्ट कर दी और इतना ही नहीं, किसानों पर 300% तक टैक्सेस लगा दिए। एक तरफ लोग एक दाने दाने के लिए मर रहे थे और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स बंगाल को एक युद्ध की मशीन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सिर्फ एक साल में 1943 से 1944 के बीच 30 लाख लोग मारे गए। अब अगर आप वेस्टर्न टेक्स्ट बुक्स देखें तो वहाँ मिलेगा कि फेमाइन ड्यू टू इनएफिडिएट फूड सप्लाई, मगर उस सप्लाई की कमी किसने पैदा की, इस सवाल का जवाब कहीं नहीं मिलेगा। असलियत ये थी कि ये 30 लाख लोग ब्रिटिश एम्पायर की जालिम नीतियों की वजह से मारे गए थे। और फिर आया 1947, जब इंडिया आज़ाद हुआ, लेकिन बंगाल का दिल 2 टुकड़ों में बट गया। हिंदू मेजोरिटी एरियाज बन गए इंडिया का हिस्सा और मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों को बना दिया गया ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज के ज़माने में हम ईस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि 1971 में ईस्ट बंगाल ने खुद को पाकिस्तान से भी आज़ाद कर लिया और तब जन्म हुआ बांग्लादेश का। डिवीज़न के बाद भी बांग्लादेश की अहमियत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बांग्लादेश साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक नेचुरल ज्योग्राफिकल लिंक की तरह काम करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश भारत और चीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल कमजोरी है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन स्नैक कहा जाता है। ये सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा इलाका है जो इंडिया को उसके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है। ये नैरो सा कॉरिडोर बांग्लादेश और नेपाल के बीच में पड़ता है। इसी रास्ते से इंडिया जुड़ा है अपनी 7 सिस्टर्स से, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो इसे चीन अपना हिस्सा क्लेम करता है, मगर ये स्टेट आज भी इंडियन कंट्रोल में है। इसी के साथ जुड़ा है सिक्किम,
जो नेपाल, भूटान और तिब्बत से गिरा है। साल 2003 में चाइना ने पहली बार सिक्किम को भारत का हिस्सा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था और इसके बदले में इंडिया ने भी तिब्बत को चीन की टेरिटरी मान लिया। अब सोचिए, अगर कभी वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो चाइना इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंचकर इसे चोक कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया अपने पूरे नॉर्थ ईस्ट से कट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि न सिर्फ सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी, बल्कि चाइना के लिए इन इलाकों पर मिलिट्री एडवांसमेंट करना भी आसान हो जाएगा। और यही वजह है कि इंडिया और चाइना दोनों के लिए बांग्लादेश बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये सातों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ शेयर करती हैं। ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि भारत का सबसे लंबा बॉर्डर चीन के साथ लगता है, लेकिन असलियत इससे अलग है। इंडिया का सबसे लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर्स एक्चुअली में बांग्लादेश के साथ लगता है, और इसी वजह से इंडिया चाहता है कि उसके और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहें, क्योंकि बांग्लादेश से अच्छी रिलेशनशिप मतलब सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरी तरह से सेफ रहेगा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट तक स्मूथ कनेक्टिविटी भी बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ बात करें चीन की, तो उसके लिए बांग्लादेश है मैरीटाइम सिल्क रोड स्ट्रेटजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा। अब चाइना का ज़्यादातर ट्रेड जाता है उसके पूर्वी तट से मलक्का स्ट्रेट होते हुए, और यही रास्ता अमेरिका और उसके एलाई से घिरा है। यानी अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो चाइना का एक्सपोर्ट नेटवर्क सीधा खतरे में पड़ सकता है। यही वजह है कि चीन अब बांग्लादेश के जरिए डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल तक पहुंचना चाहता है, बिना स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के डिपेंड हुए। इसी मकसद से चाइना ने 1974 में बांग्लादेश प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया, और फिर $1 अरब की ऑफर दी तीस्ता रिवर डेवलपमेंट के लिए, और फिर बांग्लादेश के कॉक्सेंस बाजार में एक नेवल पोर्ट बनाया, जहां अब चाइनीज सबमरीन्स और वॉरशिप डॉक कर सकते हैं। इस पोर्ट का 2023 में इनॉग्रेशन भी हो चुका है। अब सुनिए इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम का सबसे दिलचस्प हिस्सा। कॉक्स बाजार से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा आइलैंड है, सेंट मार्टिन्स आइलैंड। ये आइलैंड आज बांग्लादेश के कंट्रोल में है, लेकिन 2012 से पहले म्यांमार भी इस पर क्लेम करता था। फिर मामला गया इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी में, जहां इटली ने फैसला सुनाया और कहा कि सेंट मार्टिन्स आइलैंड बांग्लादेश का हिस्सा ही रहेगा। अब हाल ही में बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका उनकी गवर्नमेंट गिनाना चाहता था, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर मिलिट्री बेस बनाने की इजाज़त नहीं दी। कई सालों से रिपोर्ट आती रही है कि अमेरिका यहां एक एयर बेस बनाना चाहता था, ताकि अगर कभी चीन मलाक्का स्ट्रेट को बाईपास करे तो वो सेंट मार्टिन्स आइलैंड से उसकी हर मूवमेंट पर नजर रख सके। अब जब चीन ने बे ऑफ बंगाल में अपना नेवल पोर्ट बना लिया है, तो जाहिर है अमेरिका के सेंट मार्टिन्स आइलैंड पर एयरबेस बनाने की अहमियत और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये एक काउंटर बैलेंस होगा, एक ऐसी चाबी जो पूरे रीजन की स्ट्रैटेजी को पलट सकती है। और इस सब के बीच में एक चीज़ है जो अक्सर अंडररेटेड रहती है, बांग्लादेश की खुद की ज्योग्राफी पावर। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स उसका दरिया है। जहां दुनिया का एक बड़ा हिस्सा आज पानी के लिए किल्लत में जूझ रहा है, वहीं बांग्लादेश के पास ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, इतना कि हर साल यही पानी उसके लिए तबाही भी लेकर आता है। हर मानसून में ये दरिया उबल पड़ते हैं और बांग्लादेश का 70% फ्लड एरिया डूब जाता है। हर साल तूफान, बाढ़ और तबाही इस मुल्क की एक किस्मत सी बन चुकी है। दरअसल साउथ एशिया की मानसून विंड्स बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से ओरिजिनेट करती है, और बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के साथ होने की वजह से सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बारिश झेलता है। लेकिन ये सिर्फ मुसीबत नहीं, ये छिपी हुई ताकत भी है। इतनी फर्टाइल ज़मीन, इतनी बारिश और समुद्र के सीधा एक्सेस। अगर किसी मुल्क को एग्रीकल्चर और ट्रेड का बेस्ट पावर हाउस बनना हो, तो वो सारे एलिमेंट बांग्लादेश के पास पहले से मौजूद है। बांग्लादेश इस वक्त क्रॉस रोड्स पर खड़ा है, जहां एक तरफ सुपर पावर्स की लड़ाई और दूसरी तरफ उसका खुद का मुकद्दर। अब बांग्लादेश पर है कि वो क्या बनना चाहता है, एक ज़मीन जहां जंग लड़ी जाए या एक ज़मीन जो खुद गेम चेंजर बन जाए।